आज जो वाकया जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां से बमुश्किल 10 से 12 किलोमीटर के फासले की घटना है, यानी ग्रेटर नोएडा की। क्राइम तक का स्टूडियो आप लोगों को पता ही है नोएडा में है और ये घटना है ग्रेटर नोएडा इलाके की। तारीख है 30 जनवरी। 30 जनवरी की शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक लड़का जो बिलासपुर एरिया का रहने वाला है, ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर एरिया का, वो अपने घर से निकलता है। उस लड़के का नाम है वैभव सिंघल और उम्र है महज 16 साल, यानी एक बच्चा है। तो ये 16 साल का लड़का अपने घर से निकलता है और फिर निकलने के बाद गायब हो जाता है। घर वाले बहुत परेशान, वो लगातार वैभव को फ़ोन कर रहे हैं, वैभव का फ़ोन नहीं उठ रहा है, कभी लग नहीं रहा है, कभी स्विच ऑफ है। वो अपने तौर पर ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। वैभव के पिता एक किराने की दुकान चलाते हैं, यानी बिजनेसमैन है, और उनकी माँ जो है वो एक ब्यूटी सैलून चलाती हैं। तो पूरा परिवार बिजनेस में ही है और बिलासपुर के मार्केट में उनकी अपने स्टोर्स हैं और जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो वहीं का है। अब ये लड़का जो स्कूल गोइंग चाइल्ड है वो अचानक शाम के वक्त घर से निकल कर गायब हो जाए, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, बात ना हो पाए, तो ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। घर वाले अपने लेवल पर उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, नाते रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर फाइनली आसपास के दुकानदारों से बातचीत करके वैभव के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन का नाम है दनकौर। दनकौर पुलिस स्टेशन में जाकर वो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। आमतौर पर जब कोई माइनर गायब हो जाता है या गुम हो जाता है तो उसे सिर्फ गुमशुदा होने की रिपोर्ट जो है उस मामले में नहीं लिखी जाती, बल्कि किडनैपिंग का केस उसमें लिखा जाता है, क्योंकि माइनर के बारे में ये एज्यूम किया जाता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गया होगा, कोई उसे ज़बरदस्ती लेकर गया होगा। तो इसीलिए जब कोई बच्चा कहीं गायब हो जाता है या गुम हो जाता है तो वो एक संगीन जुर्म के दायरे में आता है। दनकौर पुलिस इस मामले में रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन सिंघल परिवार की माने तो उनका एटीट्यूड सिर्फ इतना होता है कि आपका बेटा कहीं अपनी मर्जी से चला गया होगा। 16 साल के लड़के तो आजकल सब जानते हैं, जवान हो जाते हैं, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, वो लौट कर आएगा। इस तरह की बातें सिंघल परिवार को पुलिस वालों से सुनने को मिलती हैं और सिंघल परिवार जो है वो चुप रहता है। उनके पास कोई विकल्प तो है नहीं, क्योंकि खुद वो जितना ढूंढ सकते थे उन्होंने ढूंढा। अब उन्हें पुलिस से ही उम्मीद थी। वो पुलिस पर लगातार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब जो भी हो पता करो, फ़ोन ढूंढो। पुलिस वाले तमाम सवाल जवाब करते हैं कि बेटा कहाँ जाता है, कौन दोस्त है, क्या है। तो इन सारी चीज़ों का जवाब जो है घर वाले देते रहते हैं, लेकिन इस बच्चे के बारे में कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को नहीं मिल पाती। इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस वाले ये मान कर चल रहे हैं कि बच्चा जो है वो अपनी मर्जी से कहीं गया होगा, और इसी मानने, इसी सोचने, या जिसे कहते हैं ना प्रीजुडिश एक वर्ड है और उसे आप इंग्लिश में ये भी कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशन, मतलब अपने आप से ये मान लेना कि ऐसा हुआ होगा। तो पुलिस ऐसा मानकर चल रही थी, जैसा कि सिंघल परिवार का कहना है। इसी बीच वैभव अपने मोबाइल फ़ोन से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड करता है। वो इस पोस्ट में लिखता है गोइंग टू जयपुर। अब पुलिस वाले जो है लगातार उसके फ़ोन को सर्विलांस में लगाकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड होता है जिसमें इंस्टाग्राम पर वही बच्चा लिखता है कि गोइंग टू जयपुर। तो पुलिस वालों को लगता है कि देखिए हम सही कह रहे थे, ये लड़का अपनी मर्जी से कहीं जा रहा है, जयपुर जा रहा है। लेकिन घर वालों से वो पुलिस बात करती है ये कहते हुए कि क्या जयपुर में आपके कोई नाते रिश्तेदार है, अगर है तो पता कीजिए, क्योंकि आपका बेटा जयपुर गया है या जा रहा है। उसने इंस्टाग्राम पर ये लाइनें लिखी हैं। घर वाले जब ये पोस्ट देखते हैं तो उनका माथा ठनकता है। उनको ये लगता है कि ये पोस्ट वैभव ने नहीं लिखा होगा, और ऐसा लगने के पीछे वजह यह है कि सिर्फ 3 अक्षरों का ये जो पोस्ट है गोइंग टू जयपुर, इसमें भी कई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। और वैभव जो है अपने आप में एक बहुत ही ब्राइट लड़का, जो पढ़ने लिखने में बड़ा तेज लड़का, वैसा लड़का है। तो अगर वैभव खुद पोस्ट करेगा तो ऑब्वियसली इस तरह की बात क्यों लिखेगा, और अगर वैभव खुद पोस्ट करेगा तो पोस्ट करने से बढ़िया वो अपने पेरेंट्स को, घर वालों को फ़ोन करके बताएगा मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसमें छुपाने वाली कोई बात तो है नहीं, क्योंकि अगर वो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मैं जयपुर जा रहा हूँ तो पेरेंट्स को तो पता चलना ही है, तो बेहतर है वो पेरेंट्स को बताए। लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, जबकि इस तरह का पोस्ट उसने किया है। अब पुलिस जब ये पोस्ट घर वालों को दिखाती है तो घर वाले सिरे से नकार देते हैं कि ये पोस्ट उनके बेटे ने नहीं किया है, ज़रूर उनके बेटे का फ़ोन किसी और के पास है, आप ढूंढिए। और पुलिस वालों पर वो अपने तौर पर जितना एक नागरिक के तौर पर दबाव बना सकते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि तकरीबन हफ्ते भर का वक्त गुजर जाता है तो फिर घर वाले परेशान होकर जो आसपास के दुकानदार हैं उनके साथ मिलकर वो वहाँ धरना प्रदर्शन भी करने की कोशिश करते हैं थाने के आसपास, ताकि पुलिस वालों की नींद खुले। घर वालों से जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो
घर के लोग वैभव के दोस्तों के बारे में बताते हैं, ये भी बताते हैं कि किनके साथ उसका उठना बैठना है। तो इसी क्रम में एक लड़के का नाम सामने आता है जिसका नाम है माज पठान। तो ये माज पठान जो है वो उसी बिलासपुर जो एरिया है ग्रेटर नोएडा का, वहाँ का जो मार्केट है वहाँ पर जूते की एक दुकान चलाता है या चलाता था। तो माज पठान के साथ इसकी दोस्ती थी। घर वाले इशारों में माज पठान के ऊपर भी शक जताते हैं और कहते हैं कि एक बार उनसे भी पूछ लीजिए। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि घर वाले जिस लड़के पर शक जता रहे हैं वो माज पठान घर वालों के साथ एक आध बार थाने भी जा चुका है वैभव को ढूंढने के लिए। लेकिन जब तक कोई केस क्लियर ना हो जाए तो हर कोई शक के दायरे में रहता है, और सिंगल परिवार तो जाहिर सी बात है वो दुखी है, तो हमेशा ही वो सारे लोगों को शक की निगाह से देख रहे हैं कि पता नहीं बेटा किसके साथ गया हो। तो पुलिस जो है माज पठान को इंटरसेप्ट करती है, उससे पूछताछ करती है, और माज जो है अपनी बेगुनाही की दलील देता रहता है और वो अपनी बेगुनाही पुलिस की निगाहों में साबित करने में कामयाब भी हो जाता है। और इस तरह से माज पठान को 2 से 3 बार पुलिस वाले पूछताछ के लिए लेकर आते हैं और हर बार पूछताछ करने के बाद उसे पुलिस छोड़ देती है। फाइनली वक्त गुजरता जाता है और तकरीबन 8 से 9 दिनों का वक्त पार हो जाता है। आप सोचिए सिंगल परिवार पर क्या गुजर रही है, बेटा गायब है। इस बीच पुलिस को अपने मुखबिरों से और जो टेक्निकल सर्विलांस में पुलिस लगी थी उस सर्विलांस की बदौलत कुछ हिंट्स मिलते हैं, कुछ क्लूज मिलते हैं, जो क्लूज जो है उसी माज पठान की तरफ इंडिकेट करते हैं, जिसे 2 या 3 बार पुलिस पूछताछ के लिए बुला चुकी है और छोड़ चुकी है। उधर माज पठान भी चूंकि पुलिस से पूछताछ से फारिग होकर बाहर आ चुका है तो उसके हौसले बुलंद हैं। इस बार पुलिस जो है वो सटीक जानकारी जुटाती है कि वैभव के डिसअपियरेंस में माज पठान का रोल है। कोई मुखबिर ऐसा होता है जो पुलिस को माज के रोल के बारे में बताता है। अब पुलिस जो है उसे इंटरसेप्ट करने, उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो हाथ नहीं आता, इस बार वो गायब हो जाता है। फिर पुलिस, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है वो नाकेबंदी करती है जगह जगह। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पुलिस नाकेबंदी करती है और पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि वहाँ से वही माज पठान आ रहा है जिसका वैभव सिंघल की गुमशुदगी में रोल है। तो पुलिस उसे रुकने का इशारा करती है, माज नहीं रुकता और जब वो भागने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले उसे चेज करते हैं, लेकिन वो अपने पास मौजूद गन से पुलिस वालों पर फायर करता है। बदले में पुलिस भी माज पठान पर फायर करती है और गोली माज के पैर में लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद पुलिस दनकौर की, ग्रेटर नोएडा की, उस लड़के को काबू कर लेती है। अब पुलिस काफ़ी हद तक इस बात को लेकर कन्फर्म्ड है, मुतमईन हो चुकी है कि वैभव सिंघल की गुमशुदगी में माज का ही हाथ है। पुलिस अब उससे पूछताछ करती है कि भाई बताओ, 2 बार तो तुमसे पूछ लिया, अब तीसरी बार पूरी कहानी और सच्ची कहानी बताओ, क्योंकि अब हमारे पास एविडेंस है। तो माज पठान जो है पहले मना करता है, लेकिन बाद में वो जुर्म कबूल लेता है और कहता है कि हाँ, वैभव सिंघल की गुमशुदगी में उसी का हाथ है, और न सिर्फ उसका हाथ है बल्कि वैभव सिंघल अब इस दुनिया में नहीं है। माज बताता है कि वो अपने एक और दोस्त के साथ मिलकर, जो उम्र में 18 से कम है यानी माइनर है, उसके साथ मिलकर उसने वैभव की हत्या कर दी है। और हत्या भी आजकल में नहीं बल्कि तकरीबन 9 रोज़ पहले 30 जनवरी को जब वो घर से गायब हुआ था उसी वक्त कर दी थी। इसके बाद वो बताता है कि वैभव को उन्होंने एक नया मोबाइल फ़ोन देने की बात कहकर ग्रेटर नोएडा में ही एक आइसोलेटेड जगह पर बुलाता है, जिस जगह का नाम है खेरली नहर। इस खेरली नहर के पास उसे बुलाता है और फिर वहाँ पर बुलाने के बाद वो वैभव की हत्या कर देते हैं, उससे मारपीट करते हैं और उसका मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं और पीट कर उसकी जान ले लेते हैं। अब एक लड़का जो वैभव का पड़ोसी है, वैभव के पिता की जहाँ पर दुकान है उसी मार्केट में उसके भी जूते की दुकान है, साथ में उठना बैठना है, वो आखिर वैभव का जानी दुश्मन क्यों बन गया और क्यों उसने वैभव की हत्या कर दी। तो जब पुलिस इसके बारे में पूछती है तो एक और सनसनीखेज और चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। पता ये चलता है कि ये जो लड़का है माज पठान, इसका उसी गांव की एक लड़की से, उसी लोकेलिटी की एक लड़की से अफेयर चल रहा है। और ये अफेयर ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से इंटीमेट चैटिंग करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे ऐसे एनक्रिप्टेड चैट टूल्स भी हैं, चाहे उस आप व्हाट्सएप को ही ले लो, तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है। मतलब आप एक दूसरे के चैट को तो देख सकते हैं लेकिन कोई तीसरा आदमी उसको नहीं देख सकता। तो इस तरह के किसी साइट पर, किसी ऐप पर उन लोगों ने, वो माज पठान और उसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ आपत्तिजनक चैटिंग की थी, या आप यूं कह लें कि न्यूड चैटिंग वाली बात थी, वो की थी। अब टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगर सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी ब्रीच होने का भी खतरा है। यहाँ सिक्योरिटी ब्रीच हो गई और
उसकी अपने गर्लफ्रेंड के साथ जो वो ऑब्सीन चैट थी, आपत्तिजनक चैट थी, वो चैट वैभव सिंघल के पास किसी ज़रिए से पहुंच गई। वैभव ने उससे धोखे से ले लिया, क्या किया नहीं पता, लेकिन वैभव सिंघल ने उसको ऑप्ट इन कर लिया, हासिल कर लिया। और न सिर्फ हासिल कर लिया बल्कि इस चैट के बारे में, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में वैभव ने खुद मास पठान को बताया। अब मास पठान को लगने लगा कि अगर उसका ये चैट कहीं वायरल हो गया तो फिर वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसने फिर वैभव पर दबाव बनाना शुरू किया और वैभव टाल मटोल करने लगा। न तो अपना फ़ोन दे रहा था, न उसका चैट डिलीट कर रहा था, न उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियोज़ और तस्वीरें डिलीट कर रहा था। तो फिर मास पठान ने साजिश रची। उसने अपने एक दोस्त को साजिश में शामिल किया और बुलाया वैभव को उसी खेरली नहर के पास, ये कहते हुए कि उसे एक मोबाइल फ़ोन वो गिफ्ट करना चाहता है। तो खैर ये खेरली नहर के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ चूंकि प्री प्लान मर्डर था, वहाँ पहुँचते ही उसका मोबाइल फ़ोन इन्होंने छीन लिया, दो लड़कों ने, और फिर उसी से उसका मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड भी लिया। सबसे पहले तो वो वीडियो वगैरह उसने डिलीट किए, चैट वगैरह, और उसके बाद इसी क्रम में वैभव के साथ जब उनकी छीना झपटी हुई तो उसी छीना झपटी में उन्होंने वैभव को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। अब मोबाइल फ़ोन मास पठान के पास आ चुका था और इसी मोबाइल फ़ोन की बदौलत मास पठान ने थोड़ा रुक कर वो इंस्टाग्राम पोस्ट अपलोड किया जिसमें उसने लिखा गोइंग टू जयपुर। चूंकि वो पीड़ित परिवार के साथ साय की तरह था, उसको ये भी पता चल रहा था कि पीड़ित परिवार इस बात से बहुत दुखी है, उलझन में है कि पुलिस इस मामले को वैभव के खुद गायब होने का मामला मान रही है। तो उसको एक एंगल, जिस एंगल पर पुलिस सोच रही थी, उस एंगल के बारे में जानकारी मिल गई और इसी वजह से उसने ये भी लिखा कि गोइंग टू जयपुर, ताकि पुलिस की जांच जो है वो डाइवर्ट की जा सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी हद तक उसने डाइवर्ट किया भी, कई दिनों तक डाइवर्ट किया, लेकिन आखिरकार सर्विलांस के साथ साथ जो सीक्रेट इनपुट है उसकी बदौलत मास पठान के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई और पुलिस ने मास पठान को भी पकड़ा और उसके साथ साथ जो एक माइनर था उसको भी इंटरसेप्ट कर लिया। अब इस मामले में मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि शायद इस मामले में अगर पुलिस थोड़ी और चुस्त दुरुस्त तरीके से काम करती तो बच्चे की ज़िंदगी तो शायद नहीं बचती, क्योंकि हत्या तो पहले ही हो चुकी थी। लेकिन हाँ, पुलिस को इन गुनहगारों के बारे में पहले ज़रूर पता चल जाता। अब आप सोचिए, एक लड़का गायब हुआ, उस लड़के के मोबाइल पर आखिरी कॉल मास पठान या फिर उस माइनर लड़के की ही है या होगी। तो जब उसके मोबाइल पर वो आखिरी कॉल है तो उस कॉल के ज़रिए अगर पुलिस CDR निकालती तो पता चल जाता कि भाई किसने आखिरी बार कॉल किया था। उसके बाद इस लड़के का फ़ोन, वैभव का फ़ोन, जाहिर है किसी एक पॉइंट या लोकेशन पर जाकर बंद हुआ होगा। वो फ़ोन बंद हुआ उसी खेरली नहर के पास जहाँ पर उसकी हत्या हुई। तो अगर उस जगह पर हत्या हुई और उसका फ़ोन बंद हुआ तो पुलिस वहाँ का डंप डाटा कलेक्ट करके ये देख सकती थी कि उसके आसपास और किस किस के मोबाइल फ़ोन एक्टिव है। इतने आजकल टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड है और आगे बढ़ चुकी है। तो पुलिस, और ग्रेटर नोएडा जैसी जगह की पुलिस, जिसको हम ये मानते हैं कि बहुत डेवलप्ड एरिया है, तो अगर पुलिस थोड़ी और मुस्तैदी दिखाती और इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन पर और फोकस करती तो शायद पहले ही पता चल जाता कि वैभव सिंघल के कत्ल में मास पठान और उसके एक दूसरे साथी लड़के का हाथ है। लेकिन इस मामले में, जिस मामले में सारे एविडेंस पुलिस के पास थे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की सूरत में, घर वाले शक जता रहे थे, ऊपर से जो मुलजिम पुलिस के इर्द गिर्द मंडरा रहा था, घूम रहा था, जिससे पुलिस ने 2 से 3 बार पूछताछ की, इसके बावजूद उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी पुलिस रीड नहीं कर पाई। तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है और ये कहानी जो है वो तकलीफ देती है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की। हम इस बात का सुकून तो मना सकते हैं कि चलिए गुनहगार पकड़े गए, लेकिन गुनहगार इतनी देर से पकड़े गए, शायद इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और यही आज की कहानी है। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या नज़रिया है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।